हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल शेखावाटी लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं आपका डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य। दोस्तों, हमारे जो भी साथी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेरे वीडियो को शेयर कर रहे हैं, उसका सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनको थैंक्स बोलता हूं। चलिए आज के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है दोस्तों। राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के महालेखा परीक्षक, राजस्थान के सेवानिवृत्त कर्मचारी या राजस्थान की किसी भी नगरपालिका के महापौर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी, राजस्थान की किसी भी नगरपालिका के महापौर। राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार पर विचार कीजिए और दिए गए कुट्टों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी आपको इसमें यह बताना है कि लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में कौन कौन आते हैं। ठीक है, पहला है केवल मंत्री या मुख्यमंत्री सहित मंत्री या राजस्थान राज्य की कानून द्वारा स्थापित निगमों के सेवक या जिला प्रमुख, उपजिला प्रमुख, प्रधान एवं उपप्रधान। अब ये कूट जो हैं, इन कूटों में से सही कूट का चयन करना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए, सी और डी, यानी 3 वाला जो नंबर है, 1, 3 और 4, ये इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने राजस्थान के लोकायुक्त के बारे में पूरी विस्तार से आपको जानकारी प्रदान की है। आप देखिए, सबसे पहली बात, राजस्थान में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 में पारित किया गया था, जो 3 फरवरी 1973 को लागू हुआ था। याद रखना, राजस्थान में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1973 में। और किस वर्ष लागू हुआ था? 3 फरवरी 1973 को। फिर राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त आई डी दुआ थे। याद रखना, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? आई डी दुआ। तथा वर्तमान लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा हैं, जो राजस्थान के 13वें लोकायुक्त हैं। याद रखना अच्छी तरह दोस्तों, राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा, जो राजस्थान के 13वें लोकायुक्त हैं। इसके बाद देखिए, लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इनकी नियुक्ति के समय राज्यपाल द्वारा राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे तथा राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता से परामर्श लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, याद रखना। राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन वो नियुक्ति में किन की सलाह लेता है, किन की परामर्श लेता है? तो 2 चीज़ें आएंगी इसमें। एक तो राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, उससे परामर्श लेता है। एक राज्य विधानसभा में जो विपक्ष का नेता होता है, उससे परामर्श लेता है। और उनके परामर्श के आधार पे फिर राज्यपाल द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद देखिए, राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2019 के द्वारा लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना अच्छी तरह। वर्तमान में राजस्थान का जो लोकायुक्त है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष है, जबकि इससे पूर्व 8 वर्ष था। वसुंधरा के टाइम पर 8 वर्ष था। उससे भी पहले जो है, जब ये कानून लागू हुआ था 1973 में, उसके बाद से जो था 5 वर्ष था। फिर वसुंधरा सरकार के द्वारा 8 वर्ष कर दिया गया और वापस अब गहलोत सरकार के द्वारा इसको घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है। फिर लोकायुक्त को कार्यकाल से पूर्व दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जा सकता है। पहली बात तो आप ये याद रखो, राज्यपाल ही लोकायुक्त को कार्यकाल से पूर्व पद से हटा सकता है। किन आधार पे? दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पे। अब लेकिन वो कैसे पद से हटा सकता है? लेकिन राज्यपाल ऐसी जांच के पश्चात जिसमें लोकायुक्त को अपने विरुद्ध आरोपों की सूचना दी गई हो और उसे सुनवाई का अवसर दिया गया हो। 2 बातें हैं। राज्यपाल अपने मन मर्जी से लोकायुक्त को पद से नहीं हटा सकता। वो कब हटाएगा? जब दुर्व्यवहार या अक्षमता का उस पर कोई आरोप लगा है, उस आरोप की जांच की गई है और उस जांच की सूचना उस लोकायुक्त को दी गई है। लोकायुक्त को अपने बचाव का पूरा अवसर जो है प्रदान किया गया है। और फिर उस जांच में अगर वो लोकायुक्त दोषी पाया जाता है, तो फिर उस राज्य का विधानमंडल, अगर एक सदन है तो विधानसभा, अगर अपने 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित कर देती है उसको हटाने का, और वो प्रस्ताव एक ही सत्र में होना चाहिए, एक ही सत्र में पारित होना चाहिए, तो 2/3 बहुमत से अगर उसको हटाने का प्रस्ताव राज्य की विधानसभा या विधानमंडल पारित कर देता है, तो राज्यपाल उस लोकायुक्त को पद से हटा सकता है। ठीक है।
फिर देखिए, एक बार लोकायुक्त पद पर नियुक्ति के पश्चात व्यक्ति पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि लोकायुक्त के पद पर व्यक्ति जो नियुक्त किया जा चुका है वो दोबारा उस पोस्ट पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में निम्न व्यक्ति आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में क्षेत्राधिकार में कौन कौन आते हैं, किन के विरुद्ध लोकायुक्त को जांच करने का अधिकार। तो पहले देखिए मंत्री, फिर आता है सचिव, फिर किसी सार्वजनिक सेवा या पद पर नियुक्त व्यक्ति यानी लोक सेवक, फिर राजस्थान राज्य की कानून द्वारा स्थापित निगमों के सेवक, उसके बाद में स्वायत्त शासन संस्थाओं के अध्यक्ष। स्वायत्त शासन संस्थाएं दोनों हो गई इसके अंदर, जो राजस्थान के अंदर ग्राम स्तरीय स्थानीय स्वशासन संस्थाएं जिसके अंदर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है, उनके अध्यक्ष हो गए। प्लस नगरीय जो स्थानीय स्वशासन संस्थाएं हैं जैसे नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, तो उनके अध्यक्ष हो गए। उनको हटाने का अधिकार भी लोकायुक्त को, उनके खिलाफ जांच करने का अधिकार भी लोकायुक्त को होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। लोकायुक्त किन के खिलाफ जांच नहीं कर सकता, मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच नहीं कर सकता, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ जांच नहीं कर सकता, राज्यपाल के खिलाफ जांच नहीं कर सकता। ठीक है। और जो लोक लेखा परीक्षक होता है उसके खिलाफ जांच नहीं कर सकता। ठीक है। इसके बाद देखिए, 5 वर्ष से अधिक पुराने मामले की शिकायत सुनने का अधिकार लोकायुक्त को नहीं है। लोकायुक्त 5 वर्ष से पुराने मामले को सुन नहीं सकता, उसके खिलाफ जांच नहीं कर सकता। और फिर लोकायुक्त को सिर्फ जांच करने का अधिकार है, दंड देने का अधिकार नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि लोकायुक्त सिर्फ किसी मामले की जांच कर सकता है। अगर वो व्यक्ति जांच में दोषी पाया गया है तो लोकायुक्त उसको सजा नहीं दे सकता है, दंडित नहीं कर सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के रूप में हटाए जाने से पूर्व संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। मौलिक अधिकारों के रूप में हटाए जाने से पूर्व संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा था। ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21। तो दोस्तों इसमें से सही उत्तर होगा बी, अनुच्छेद 19। अब देखिए दोस्तों, पूरी जानकारी मैंने इसके अंदर प्रदान कर दी है। पहली बात, भारत के मूल संविधान में भाग 3 में नागरिकों के 7 मूल अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया था, किंतु वर्तमान में 6 मूल अधिकार और स्वतंत्रताएं। याद रखना, मूल अधिकार किस भाग में है, भाग 3 में। ठीक है। मूल संविधान में कितनी मूल अधिकार और स्वतंत्रताएं थी, 7 मूल अधिकार और 7 स्वतंत्रताएं थी। लेकिन वर्तमान में कितनी मूल अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं, तो इसका उत्तर होगा 6 मूल अधिकार और 6 स्वतंत्रताएं। ठीक है। अब आगे देखिए, अनुच्छेद 31 में उल्लेखित संपत्ति के मूल अधिकार तथा अनुच्छेद 19 खंड 1(च) में उल्लेखित संपत्ति की स्वतंत्रता को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन है, ये मान लो आप। ठीक है। देखिए, संपत्ति का जो मूल अधिकार था वो किस अनुच्छेद के तहत उल्लेखित था, प्राप्त था, इसका उत्तर आएगा अनुच्छेद 31 में। और संपत्ति की जो स्वतंत्रता है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में था, तो उत्तर आएगा अनुच्छेद 19(1)(च). याद रखना, अधिकार पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 31 आएगा और स्वतंत्रता पूछी जाएगी तो अनुच्छेद 19(1)(च) में आएगा। ठीक है। अब इनको संपत्ति के अधिकार और संपत्ति की स्वतंत्रता को किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया था, तो उत्तर आएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। दोस्तों की बुक्स में 79 भी दे रखा होता है, तो इसका ये कारण क्या होता है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और लागू हुआ था 1979 में। ठीक है, उस वजह से ये अंतर होता है। अब देखिए दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 19 खंड 1(च) का निरसन कर दिया गया, मतलब उसको तो हटा ही दिया गया पूरी तरह से, तथा अनुच्छेद 31 को भाग 3 से निकाल दिया गया है और इसे भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 300(क) में शामिल कर दिया गया है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि पहले जो अनुच्छेद 31 के अंदर मूल अधिकार था भाग 3 के अंदर, अब उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा वहां से तो हटा दिया गया है और कहाँ शामिल कर दिया गया है, संविधान के अंदर भाग 12 में अनुच्छेद 300(क) में शामिल कर दिया गया है। ठीक है। और अनुच्छेद 19(1)(च) के तहत जो संपत्ति की स्वतंत्रता थी उसको वहां से समाप्त कर दिया गया है, बिल्कुल हटा दिया गया है। ठीक है।
अब ये अंतर कैसे आ गया, इसमें क्या अंतर पड़ा कि पहले 31 में था, अब इसको 300 कम में शामिल कर दिया, पहले भाग 3 में था, अब इसको भाग 12 में शामिल कर दिया। तो इससे अंतर क्या आया दोस्तों, इससे अंतर ये आया कि अब जो है मूल अधिकार, अब संपत्ति का जो अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं रह गया है, बल्कि एक सामान्य कानूनी अधिकार रह गया है। क्योंकि भाग 3 के अंदर ही मूल अधिकारों का उल्लेख होता है। भाग 3 के बाद अगर किसी भाग में कोई अधिकार है तो वो मूल अधिकार नहीं माना जाता है, वो एक कानूनी अधिकार माना जाता है। तो ठीक है, वर्तमान में अब संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार नहीं होकर के मात्र एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मूल अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है। मूल अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? ऑप्शन देखिए, मात्र उच्चतम न्यायालय के समक्ष, या मात्र उच्च न्यायालय के समक्ष, या किसी भी न्यायालय के समक्ष, या उच्चतम और उच्च दोनों न्यायालय के समक्ष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी, उच्चतम व उच्च दोनों न्यायालयों के समक्ष। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया, यह भी बताया मैंने आपको। इसके बाद देखिए, भारत के संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, तो उत्तर आएगा अमेरिकी संविधान से। फिर देखिए, भारत के संविधान में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के तहत रक्षोपाय किए गए हैं। ठीक है ना, अनुच्छेद 32 में नागरिकों के मूल अधिकार का उल्लेख है। वो कौन सा मूल अधिकार है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी इस अधिकार के तहत नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि अगर संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के किसी मूल अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अपने मूल अधिकारों की रक्षा करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किया गया है। इसके तहत नागरिकों को यह अधिकार है कि वह अपने मूल अधिकारों का हनन होने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया? कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया? ऑप्शन देखिए, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश, या आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई थी, और आंध्र प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य था। दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट है। राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी, और दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश, जहां पर राजस्थान के बाद पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। इसके बाद देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ पर? राजस्थान के नागौर जिले में। किसने किया था उद्घाटन? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के उद्घाटन के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के उद्घाटन के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। फिर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों, याद रखना। भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, ठीक है, वो किस समिति की सिफारिश के आधार पर लागू की गई थी? तो उत्तर आएगा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता, ऑप्शन देखिए, प्रांतीय स्वायत्ता, संघीय न्यायालय की स्थापना, केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना। ठीक है, तो कुट्टों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प चुनिए। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है, क्या तीनों विशेषताएं हैं, या एक है, या दो है। ठीक है, तो वो आपको ऑप्शन देख करके बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का, ए, बी और सी। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 की तीनों ही विशेषताएं हैं। इसके द्वारा प्रांतीय स्वायत्ता की भी स्थापना की गई थी, संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई थी, केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी की गई थी।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 की आलोचना करते हुए इसे दासता का घोषणा पत्र किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। भारत शासन अधिनियम 1935 की आलोचना करते हुए इसे दासता का घोषणा पत्र किसने कहा था? ऑप्शन देखिए, मौलाना आजाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सी राजगोपालाचारी ने, या मदन मोहन मालवीय ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए दोस्तों, दोनों क्वेश्चनों के बारे में विस्तार से जानकारी मैं इसमें प्रदान कर रहा हूं। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 में 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। याद रखना, 451 धाराएं थी और 15 परिशिष्ट थे। फिर 1933 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भावी सुधारों की योजना के संबंध में प्रकाशित श्वेत पत्र के सुझावों के आधार पर 1935 के भारत शासन अधिनियम का निर्माण किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, याद रखना कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम बना था वो किसके सुझावों के आधार पर बना था? तो आएगा श्वेत पत्र के सुझावों के आधार पर। श्वेत पत्र क्या होता है? श्वेत पत्र क्या होता है? देखिए, कोई भी समस्या होती है, कोई भी घटना होती है या कोई भी विषय होता है, उससे रिलेटेड संपूर्ण सूचनाओं को, जानकारी को एक स्थान पर समग्र रूप से प्रस्तुत करना वो कहलाता है श्वेत पत्र। ठीक है, अब आगे देखिए, 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण करने का प्रावधान किया गया था। फिर देखिए, इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में लागू द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। तो 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी, तो उस व्यवस्था को 1935 के अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को पूरी तरह से स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। मतलब प्रांतों का शासन जो है वो प्रांतीय जनता द्वारा चुनी गई सरकारों के माध्यम से संचालित किया जाने लगा। फिर देखिए, 1935 के एक्ट द्वारा केंद्र में पहली बार द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। और दूसरी बात, प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? तो उत्तर आएगा 1919 के अधिनियम के द्वारा। फिर है, इस एक्ट के द्वारा केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया तथा तीन सूचियां बनाई गई, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची। दोस्तों, वर्तमान में हमारे संविधान के अंदर जो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है और 3 सूचियां बनाई गई हैं, ये पूरा सिस्टम जो है 1935 के अधिनियम से लिया गया है। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। फेडरल कोर्ट जो है वो पहली बार इसी अधिनियम के द्वारा हमारे देश में स्थापित किया गया था। ठीक है, जिसको वर्तमान में उच्चतम न्यायालय बोलते हैं, तो उसको 1935 के अधिनियम में क्या नाम दिया गया था? संघीय न्यायालय। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा भारत परिषद यानी इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था। याद रखना चित्र है, भारत परिषद को किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? 1935 के अधिनियम द्वारा। फिर उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के शासन का पहला कानून भारत शासन अधिनियम 1858 बनाया गया था तथा इसी के तहत भारत परिषद की स्थापना की गई थी। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको कि ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के शासन का संचालन करने के लिए पहला कानून कौन सा बनाया गया था? ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए पहला कानून कौन सा बनाया गया था? 1858 का भारत शासन अधिनियम। और इसी अधिनियम के तहत इंडियन काउंसिल यानी भारत परिषद की स्थापना की गई थी और इस भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। इसके बाद देखिए, 1935 के अधिनियम की आलोचना करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, क्या बात कही थी? 6 अनेक ब्रेक वाली परंतु इंजन रहित मशीन। 1935 के अधिनियम को क्या बताया था नेहरू जी ने? 6 अनेक ब्रेक वाली परंतु इंजन रहित मशीन। पहली बात तो ये कही थी। दूसरी बात क्या कही थी? दासता का घोषणा पत्र कह करके आलोचना की थी। ठीक है, ये तो पंडित नेहरू ने 1935 के अधिनियम की आलोचना करते हुए कहा। फिर देखिए, 1935 के एक्ट की आलोचना करते हुए सी राजगोपालाचारी ने क्या कहा था कि नया संविधान द्वैध शासन से भी बुरा है। फिर 1935 के अधिनियम की आलोचना करते हुए मदन मोहन मालवीय ने क्या कहा था कि नया अधिनियम हम पर थोपा गया है, बाहर से यह कुछ जनतंत्रीय शासन व्यवस्था से मिलता है परंतु भीतर से बिल्कुल खोखला है। तो दोस्तों, 1935 के अधिनियम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने इसके अंदर आपको प्रदान कर दी है। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम है
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम है? ऑप्शन देखिए, न्याय, समता, बंधुता या स्वतंत्रता। ठीक है, फिर देखिए न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। फिर है स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुता, और फिर है समता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुता। मतलब इनका सीरियल क्रम बताना है कि प्रस्तावना में इनको एक के बाद एक के बाद एक लिखा गया, तो इसका सही उत्तर होगा बी, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना मैंने आपके सामने लिखी है। इस प्रस्तावना को आप अच्छी तरह याद कीजिए। इस प्रस्तावना में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, तो पहले तो ये आपको प्रस्तावना अच्छी तरह याद होगी तो ही आप उन क्वेश्चनों का उत्तर दे सकते हैं। चलो अपन इसको पढ़ देते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों, ये पूरे संविधान की प्रस्तावना का पाठ है। अब इसमें से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो आए हुए हैं, मैं अपने 25 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ आपको कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन पहला क्या बनता है, हम भारत के लोग, ये वाक्यांश किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? तो इसका उत्तर आएगा अमेरिका के संविधान से। फिर प्रस्तावना में लोक शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है? लोक शब्द का, तो इसका उत्तर आएगा एक बार। फिर अगला क्वेश्चन क्या आता है कि प्रस्तावना में नागरिक शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो इसका उत्तर भी आएगा एक बार। फिर क्वेश्चन क्या आता है प्रस्तावना से कि प्रस्तावना में व्यक्ति शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो इसका उत्तर भी आएगा एक बार। फिर क्वेश्चन क्या आता है कि संविधान की प्रस्तावना में जो दिए गए आश्वासन है उनका सही क्रम क्या है? ठीक है, तो आपके देखो चौथी लाइन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये एग्जाम के अंदर आता है। एक में दे दिया आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय, दूसरे में दे दिया राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय। इस प्रकार से तो आपको ये याद रहना चाहिए कि पहले सामाजिक आएगा, फिर आर्थिक आएगा और फिर राजनीतिक आएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या आता है कि संविधान की प्रस्तावना में आज तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो उत्तर आएगा एक बार। फिर क्वेश्चन क्या आता है कि संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा पहली बार संशोधन किया गया था? तो उत्तर आएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। फिर क्वेश्चन क्या बनता है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन से नए शब्द जोड़े गए थे? तो 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। फिर क्वेश्चन क्या आता है कि संविधान में उल्लेखित शब्दों का व्यवस्थित रूप है। अब ये 3 जो लास्ट के शब्द है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, ये भी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं दोस्तों। तो इनको 3 उल्टे सुल्टे क्रम में लिख दिया जाता है, पहले अधिनियमित, फिर आत्मार्पित, फिर अंगीकृत, या फिर अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, या आत्मार्पित, अंगीकृत और अधिनियमित, इस प्रकार से। तो सही क्रम पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो ये आपको पता होना चाहिए, पहले अंगीकृत, फिर अधिनियमित और फिर आत्मार्पित आता है। ठीक है, इसके अलावा प्रस्तावना में और क्या क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस दिन अधिनियमित किया गया था? कुछ भी आ सकता है, अधिनियमित पूछ सकता है, अंगीकृत पूछ सकता है, आत्मार्पित पूछ सकता है, तो इसका उत्तर आएगा 26 नवंबर 1949। दोस्तों, इसकी जगह संवत भी आ सकती है, हिंदी संवत जो है वो भी आ सकती है, जैसे विक्रम संवत 1949, 50, 2004, 2006, ऐसे ये विक्रम संवत देकर के पूछा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर आपको पता होना चाहिए कि विक्रम संवत ही 2006। ठीक है ना, विक्रम संवत 2006 को संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकृत, अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये प्रस्तावना आपकी अच्छी तरह याद रहनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों का उत्तर दे सकते, वरना नहीं दे सकते। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पहला देखिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ठीक है, दूसरा देखिए, संयुक्त बैठक मात्र सामान्य विधेयकों पर बुलाई जा सकती है। ठीक है, तीसरा देखिए, संविधान संशोधन विधेयकों पर भी संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 102 में वर्णित है। अब कुट्टों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प चुनिए। दोस्तों, इन तीनों वाक्यों में से सही वाक्य कौन सा है? एक है, दो है, तीनों है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर आएगा वो कौन सा आएगा? ए और बी।
यानी दिए गए जो कूट हैं, विकल्प हैं, उनमें से कौन सा सही होगा? पहले नंबर का पहले नंबर का जो ऑप्शन होगा ये इसका सही होगा। अब देखिए दोस्तों, संसद के संयुक्त अधिवेशन के बारे में पूरी जानकारी मैंने प्रदान कर दी है, वो देखिए आप। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में यह उपबंध है कि यदि संसद के दोनों सदनों में से किसी विधेयक के पारित किए जाने के विषय में असहमति है तो गतिरोध को समाप्त करने के लिए दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किया जा सकता है। ठीक है, फिर देखिए, लेकिन संसद के संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया सामान्य विधान के विधायकों को ही लागू होती है, ये संविधान के संशोधन के लिए विधेयकों को लागू नहीं होती है। सरल भाषा में इसको बोलें तो क्या होता है कि जो सामान्य विधेयक होते हैं उनके ऊपर अगर संसद के दोनों सदनों के अंदर विरोध हो जाता है, गतिरोध हो जाता है, विधेयक पारित नहीं होता है, तो ही राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। लेकिन अगर संविधान संशोधन विधेयक है और उसमें दोनों सदनों में विरोध हो गया है तो राष्ट्रपति उस सिचुएशन में जो है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता। फिर देखिए, संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है तथा इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। दोनों लाइनें, दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे हुए हैं दोस्तों कि संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है, उत्तर आएगा राष्ट्रपति। फिर संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, उत्तर आएगा लोकसभा अध्यक्ष। अब देखिए क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का निर्माण कैसे किया गया था? भारत की संविधान सभा का निर्माण कैसे किया गया था? ऑप्शन देखिए, 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव विधि से, या वायसराय के मनोनयन द्वारा, या 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव विधि से, या प्रांतों में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए, 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव विधि से संविधान सभा का निर्माण किया गया था। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन द्वारा सिफारिश की गई स्कीम के अनुसार किया गया था। याद रखना, भारतीय संविधान सभा का निर्माण जो है किस मिशन की या आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था, उत्तर आएगा कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो अगला देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि से किया गया था। ठीक है, फिर है प्रत्येक प्रांत और देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में कुल स्थान आवंटित कर दिए गए थे। मोटे तौर पे कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की गई थी। ठीक है, तो संविधान सभा में जो राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया था वो किस आधार पर दिया गया था? जनसंख्या के आधार पर दिया गया था। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट या एक प्रतिनिधि जो है वो निर्वाचित करने की व्यवस्था की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में नहीं है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में कौन सा विकल्प नहीं है, ये आपको बताना है। पहला देखिए, अध्यक्ष के रूप में केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, ये सही है। फिर आयोग के सचिव पदानुक्रम में राज्य सरकार के सचिव स्तर से नीचे नहीं होते, दोस्तों ये भी सही है। फिर आयोग की अपनी खुद की जांच एजेंसी, दोस्तों ये भी सही है। और चौथा है, आयोग में 2 उपाध्यक्षों का प्रावधान, दोस्तों ये विकल्प गलत है। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में ये जो विकल्प है कि आयोग में 2 उपाध्यक्षों का प्रावधान है, ये विकल्प गलत है। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में पूरी जानकारी मैंने इसमें प्रदान की है। देखिए आप, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत 18 जनवरी 1999 में हुआ था, लेकिन इसने मार्च 2000 से विधिवत रूप से कार्य प्रारंभ किया था। दोस्तों हर लाइन एक क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1993 में। फिर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा के तहत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया? तो धारा 21। फिर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 18 जनवरी 1999 को। फिर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने विधिवत रूप से कार्य प्रारंभ किया था, उत्तर आएगा मार्च 2000 से। ठीक है, फिर देखिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है, उच्च न्यायालय का,
और अध्यक्ष के अलावा इस आयोग में 4 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। याद रखना चित्र है। राजस्थान उच्च न्यायालय राजस्थान मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो तो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही हो सकता है, उसके अलावा और कोई न्यायाधीश नहीं हो सकता। दूसरी बात, अध्यक्ष के अलावा इसमें 4 सदस्य होते हैं, टोटल 5 सदस्य होते हैं, तो एक अध्यक्ष हो गया, 4 सदस्य और होते हैं और उन सब की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो वो 4 सदस्य कौन कौन होते हैं? पहला होता है हाई कोर्ट का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, फिर दूसरा होता है जिला न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, और 2 सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाते हैं जिन्हें मानवाधिकार संबंधित मामलों का व्यवहारिक ज्ञान और अनुभव होता है। तो इस प्रकार से टोटल 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और इसके अलावा आयोग में 4 अन्य पदेन सदस्य भी होते हैं। याद रखना दोस्तों, ये 4 सदस्य तो होते हैं नियुक्त सदस्य जिनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, और 4 सदस्य होते हैं पदेन सदस्य, ठीक है ना। अब पदेन सदस्य 4 कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो इसका पदेन सदस्य होता है, एक राष्ट्रीय महिला आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो इसका पदेन सदस्य होता है, एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो इसका पदेन सदस्य होता है, एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो इसका पदेन सदस्य होता है। इस प्रकार से 4 सदस्य तो होते हैं नियुक्त और 4 सदस्य होते हैं पदेन सदस्य। फिर देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा एक हाई पावर कमेटी की सिफारिश के आधार पर की जाती है, और कमेटी का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल अपने मनमर्जी से किसी की नियुक्ति नहीं कर सकता। राज्यपाल एक हाई पावर कमेटी की सिफारिश के आधार पर नियुक्ति करता है, और उस कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री के अलावा कमेटी में 5 सदस्य होते हैं, लेकिन राजस्थान में इस कमेटी में 3 ही सदस्य हैं। मुख्यमंत्री के अलावा वैसे ये कमेटी जो होती है इसमें कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं, लेकिन राजस्थान में कितने सदस्य हैं? राजस्थान में 3 ही सदस्य हैं, क्योंकि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, ठीक है ना। तो 3 सदस्य कौन कौन से हैं? विधानसभा अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री और विधानसभा में विपक्ष का नेता, ठीक है। और अगर विधान परिषद होती तो 2 सदस्य और बढ़ जाते। कौन बढ़ जाते? विधान परिषद का सभापति और विधान परिषद में विपक्ष का नेता, ठीक है। आगे देखिए, आयोग का कार्य मुख्य सिफारिशी या सलाहकार का होता है, मतलब आयोग सलाह देने का कार्य करता है, सिफारिश करने का कार्य करता है। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता है, ना ही पीड़ित को किसी प्रकार की आर्थिक या अन्य सहायता प्रदान कर सकता है। याद रखना चित्र है कि मानवाधिकार आयोग केवल जांच कर सकता है, और जांच में दोषी पाया गया व्यक्ति होता है उसको दंड वो नहीं दे सकता है, नहीं किसी प्रकार की आर्थिक या अन्य सहायता उसको प्रदान कर सकता है। वो सिर्फ जांच कर सकता है, और उस जांच की जो सिफारिश है वो रिपोर्ट जो है वो सरकार को प्रेषित कर सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन देखिए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या राजस्थान के मुख्य सचिव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा राजस्थान के राज्यपाल, ऑप्शन ए। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग की पूरी जानकारी देखिए आप। देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएस यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत 20 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई थी। याद रखना, आरपीएससी की स्थापना कब हुई थी? 20 अगस्त 1949 को। आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ था? जयपुर में था। और किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है? उत्तर आएगा अनुच्छेद 315 के तहत, ठीक है। आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष सर एस के घोष थे, ठीक है। राजस्थान के पुनर्गठन के बाद सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर आरपीएससी को अजमेर स्थानांतरित किया गया था। याद रखना, वर्तमान में आरपीएससी का मुख्यालय अजमेर है। तो ये किस समिति की सिफारिश के आधार पर स्थानांतरित किया गया था? तो उत्तर आएगा सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर। फिर देखिए, संविधान के अनुच्छेद 316 खंड 1 के तहत आरपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन इन्हें हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहली बात तो ये कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। फिर किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 316 खंड 1 के तहत। लेकिन राज्यपाल इनको नियुक्त कर सकता है, लेकिन इनको पद से नहीं हटा सकता है। इनको पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है।
फिर देखिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 316 खंड 2 के तहत आरपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद ग्रहण करते हैं। याद रखना, कार्यकाल कितना होता है आरपीएससी का? 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है। अनुच्छेद 317 के तहत आरपीएससी के सदस्यों को कार्यकाल से पूर्व पद से हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को होता है और राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन के आधार पर ही राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटा सकता है। फिर देखिए, राजस्थान का राज्यपाल केवल उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर राष्ट्रपति के अंतिम आदेश के लंबित रहने पर निलंबित करने का अंतरिम आदेश पारित कर सकता है। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटा नहीं सकता। याद रखना, क्या इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो किसी सदस्य या अध्यक्ष के खिलाफ कोई जांच चल रही है और वो जांच सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, और उस सुप्रीम कोर्ट ने उस जांच रिपोर्ट को राष्ट्रपति को भेज दिया है, लेकिन राष्ट्रपति ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है, तो उस अवधि के दौरान क्या कर सकता है? राज्यपाल उस अध्यक्ष या सदस्य को पद से निलंबित कर सकता है। ठीक है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों, आपको पता है वीडियो बनाने में कितनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको इसका पूरा फ़ायदा मिले, आपके बाकी दोस्तों को फ़ायदा मिले, इसके लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल हमारा सब्सक्राइब तो आपने कर रखा होगा, उसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो देख रहे हैं आप, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद।